हे राजभक्तों, आप देख रहे हैं सच की दस्तक, जो सच पहुंचाए सीधा आप तक। आइए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आप उनका नाम हम आपको भेज देंगे महान समाज सेवियों से, या ये कहें कि विचित्र समाज सेवियों से। अब हमने विचित्र शब्द क्यों यूज किया है, ये रहस्य तो आप इस इंटरव्यू में ही जान पाएंगे। तो सर और मैम, आपका पूरा नाम बताने की कृपा करें हमारे पाठकों को। आनंदनाथ गुप्ता, एडवोकेट, संस्थापक अध्यक्ष, एक विचित्र पहल सेवा समिति हो रही है। मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है, विचित्र पहल की शाखा तुलसी ग्रुप है, उसकी अध्यक्ष हूँ। आपकी सोसाइटी का नाम विचित्र पहल ही क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? मैडम जी आपको बताना चाहते हैं कि संगठन का नाम विचित्र है, इसलिए रखा गया कि इसके काम सारे विचित्र हैं, जो लोगों की कल्पना से परे हैं। जो काम आज़ादी के बाद अभी तक संभव नहीं हो पाए हैं, वो हमारी संस्था ने करके दिखाए हैं और हम लोग वर्तमान में भी कर रहे हैं, इसलिए नाम इसका विचित्र पहल पड़ा। आप लोग कौन सा एक विचित्र काम करते हैं जो कोई नहीं करता? यहाँ पर औरैया नगर से 5 किलोमीटर पर यमुना तट स्थित है। यहाँ पर लोगों की अंत्येष्टियां होती हैं और प्रतिदिन औरैया नगर और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की 10 अंत्येष्टियां यहाँ डेली होती हैं। तो यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकता थी लोगों की, वहाँ पे जाने के लिए लोगों के ऊपर छत नहीं थी, बैठने के लिए स्थान नहीं था, पानी की समस्या थी, और सड़क, पर्यावरण, साफ सफाई, अंत्येष्टियों की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने वहाँ संकल्प लिया। और विगत 8 फरवरी 2015 से जो प्रथम चरण था हमारा, उससे हमारी समिति के सदस्यों ने वहाँ पर अंत्येष्टियों पर सफाई अभियान शुरू किया, जो आज भी अनवरत जारी है। ये मरघट की सफाई का आपको विचार कहाँ से आया? मरघट की सफाई का विचार ईश्वरी प्रेरणा से आया है। मैं बताना चाहता हूँ, एक बार हम किसी अंत्येष्टि में गए हुए थे, तो अचानक कुछ ईश्वरी प्रेरणा हुई कि यहाँ भी कुछ होना चाहिए। तो हमारे मित्र भी हमारे साथ थे, तो बोले यार यहाँ क्या होगा, वो हंसने लगे हमारे ऊपर। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पे आके उसकी प्लानिंग की और औरैया नगर के लोगों से आह्वान किया, पत्राचार किया, उनसे अपील की कि यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए, ये सत्य का स्थल है। तो हम लोगों ने फिर वहाँ प्लान करके वहाँ ये काम शुरू किया। साथियों, आपने लक्ष्मीबाई का तो नाम सुना ही होगा, महारानी लक्ष्मीबाई, जो लड़ी थी अंग्रेजों से। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं औरैया की आदरणीय लक्ष्मी गुप्ता जी, जो लड़ी है अपनी भय से, भय यानी डर से। जहाँ मरघट पर महिलाओं का जाना वर्जित माना जाता था किसी समय में, वहाँ मरघट की सफाई का काम जो करती है वो हमारी अद्वितीय महिला आदरणीय लक्ष्मी गुप्ता जी करती हैं। तो आदरणीय लक्ष्मी गुप्ता जी, आप जब मरघट की सफाई करने जाती हैं तो आपको अपने परिवार का, अपने पति का और अपने समाज का कितना सहयोग मिलता है? देखिए मैम, बात ये है कि मेरे भैया जी के सानिध्य में ही वहाँ पे सारे कार्य होते हैं। यमुना तट पे सफाई अभियान चल रहा है, वो मेरे भैया जी के द्वारा ही चलाया जाता है। उन्हीं के सानिध्य में हम लोग सब बहनें निडर होके वहाँ जाते हैं, और जो भी वहाँ पे काम पड़ा होता है, यानी कि जब लाशें जल जाती हैं, कफन है, चुनरियाँ हैं, ये सब एकत्रित करके कुंटलों कूड़े का हम लोग वहाँ पे नष्ट करते हैं, और नष्ट करके वहीं पे उसको एक गड्ढा करके दाब देते हैं, ताकि 8 दिनों के लिए शमशान घाट बिल्कुल साफ सुथरा चमाचम हो जाए। मतलब आपने ये सोचा कि शमशान में भी स्वच्छता जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है मैम, क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह है, वहाँ पर हर कोई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि शमशान का नाम ही एक ऐसा है डर वाला कि बहरे तो क्या, कोई अच्छे घर के लोग भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों के ग्रुप के भैया बहन इतने निडर और साहसी और अच्छे हैं कि हम लोग सब लोग हिल मिल के वहां जाके खूब अच्छे से सब काम करते हैं। और जहाँ पे मिट्टी जलाई जाती है, वहीं पे हम सब भाई बहन बैठ के हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें ऐसी ही प्रेरणा देना कि हम लोग आगे बढ़ के ये काम अच्छे से करते रहे। आदरणीय आनंद जी, आप हमारे पाठकों को बताना चाहेंगे कि आपकी संस्था ने 5 ऐसे कौन से विचित्र काम किए हैं जिससे आपकी पहल का नाम विचित्र पहल बना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला काम तो अंत्येष्टि स्थलों की सफाई अभियान है। इसके बाद में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और शव यात्रा वाहन का संचालन, डीप फ्रीजर का संचालन
और गरीब कन्याओं की शादियों में हम लोग सहयोग करते हैं। आपकी जिलाधिकारी और भारत सरकार से क्या मांग है जो होनी ही चाहिए? यमुना तट से संबंधित कुछ प्रमुख मांगे हैं जो मूलभूत उनकी आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण भी सही रहेगा, संतुलन रहेगा। सबसे पहली मांग तो हमारी है यमुना तट पर विद्युत शवदाह की स्थापना। जो भारत सरकार की मंशा है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कि यमुना तट पर साफ सफाई रहे और पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारे पेड़ पौधे जो लकड़ी का जो है दोहन होता है, लकड़ी जलाई जाती है तो वो बचत होगी। तो सबसे बड़ा मुख्य मांग हमारी यही है कि यमुना तट पर विद्युत शवदाह की स्थापना हो। आदरणीय लक्ष्मी गुप्ता जी, इस विश्व महिला दिवस पर आप उन दादी बाबा को क्या कहना चाहेंगी जिनको सिर्फ और सिर्फ नाती और पोते की चाय होती है, उनको लड़कियां पसंद नहीं होती? देखिए मैम, हम लोग खुद एक लड़की है और हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले अभियान से भी जुड़े हुए हैं। आप अगर थोड़ा हमें समय देती तो हम वो चीज भी आपको दिखाते जो हम लोग बेटियों के हित में कर रहे हैं। मेरे भी 2 ही बेटियां हैं, मेरे बेटे नहीं हैं और मेरी शादी को 32 साल हो गए हैं। तब भी मेरे परिवार में यही एक मांग थी कि बेटा हो बेटा हो, लेकिन हमने उन सब बातों को ध्यान में न रखते हुए अपने परिवार को सीमित रखा और 2 बेटियां हुई। जो मेरी एक बेटी गृहिणी है और दूसरी बेटी IIT रुड़की से PhD कर रही है। मुझे बेटियों पे बहुत गर्व है। मैं चाहती हूँ कि बेटियों के लिए सरकार की तरफ से जो पहल चल रही है उस पर हम लोग ध्यान देके उसे आगे ले जाए। मैडम जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो मूल समस्याएं हमारे परिवार में हमारे समाज में है वो किसी वर्ग की हों, लड़कियों के अभाव में है। एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि लड़की पैदा ना हो, कई जगह तो ये हुआ लड़की पैदा हो गई घर में तो सबके मुंह लटक गए। जब लड़की 2 परिवारों को लेकर चलती है, जब लड़की नहीं होगी तो ये शादी विवाह कामकाज घर कैसे चलेंगे? घर की शोभा लड़की है, गृहरत्नी माना गया है। और आज हमारे यहाँ आप देख रहे हैं समाज में, हर समाज में दिक्कतें हैं, लोगों की शादियां नहीं हो रही, लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं, लड़कियों का परसेंटेज बहुत कम है। तो ये बहुत जागरूकता की जरूरत है हम लोगों को कि लड़कियों अगर पैदा घर में हो तो जश्न मनाना चाहिए। और हमारी सरकार ने भी ये अभियान शुरू किया है, योजनाएं चालू की है। जिस घर में लड़की पैदा होगी उसके यहाँ कुछ न कुछ आर्थिक रूप से सहयोग होगा और उनको पूरी सुविधा मुहैया कराएंगी। तो हम लोगों की भी ये जरूरत है कि हम लोगों को अवेयर करें, लड़कों ज्यादा लड़कियों की पैदा होने पर खुशी मनाएं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप दोनों लोग, और सामाजिक कार्यकर्ता एक साधक होता है। तो ये जो समाज में विकृति है दहेज, इस पर इसका क्या समाधान होना चाहिए? एज ए सोशल वर्कर आप बताना चाहिए। देखिए, दहेज लेना और देना दोनों ही समाज में बुरे माने गए हैं, लेकिन है क्या कि आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है। जब हम लोग बेटी के लिए जाएंगे दरवाजे तब तो उसकी मांग यही रहेगी कि बेटी अच्छी मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए। पहला प्रश्न लड़के वाले का यही होता कि लड़की अच्छी मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब हम लोग उसके बंधन में बनते जाते हैं तब फिर वो एक ना एक रोज अपनी फरमाइश नई रख देता है और बात समाज में फैल जाती है कि रिश्ता हो चुका है। तो इस वजह से उसका भी हम लोगों के ऊपर गलत असर पड़ता है कि पता नहीं लड़की के अंदर क्या कमी हो गई होगी जो रिश्ते में जी है। और मेन पॉइंट होता है दहेज। दहेज एक इतनी बुरी चीज है जो मेरे देश को बर्बाद कर रही है और देश में बेटियों का अपमान करा रहा है। ये दहेज नाम का एक शब्द है, जो ये दहेज बहुत बुरी चीज है। हम तो यही सोचते हैं कि सभी मेरे ग्रुप के भाई बहन ये संकल्प ले कि ना हम दहेज देंगे ना हम लेंगे। बेटियां हैं, पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करें। बेटी ही दहेज है, बेटी ही घर की लक्ष्मी है, बेटी ही घर का सुंदरता है। बेटी है तो घर स्वर्ग है, वरना ये नर्क है। आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है। जब लोगों को ये समस्या सामने आती है कि दहेज दिया है, समस्या और लड़ाई की जड़ परिवारों में, घर में यही है। और पहले क्या था कि दहेज की कोई मांग नहीं थी। भाई ये बताइए, हम अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी है तो बच्चों के लिए समर्पित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये, सामने वाला ये कहता है कि दहेज हमें इतना चाहिए, तो सबसे बड़ी कुरीति है। तो उनकी भावना अच्छी नहीं है, तो समस्याएं इसीलिए आ रही हैं। तो दहेज पर तो हम लोगों को पूरी तरीके से इसका विरोध करना चाहिए, इस कुरीति पर एक समाप्त होनी चाहिए। आजकल शादियां तो भंग हो रही हैं, लेकिन रिश्ते जर्जर हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कारण है कि दहेज पर ही लोग, जैसे आप किसी के शादियां गए 20 लाख चाहिए, लड़की कैसी भी हो, परिवार लेके चले न चले,
वो तो लड़की है कि भैया हमारे यहाँ 20 लाख रुपए दिए, हमको नौकर जाकर लगवाओ, सारी व्यवस्था। सबसे बड़ी जड़ तो यही दहेज है, तो इस पर थोड़ा सा चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। तो आदरणीय लक्ष्मी जी, आप इस विश्व महिला दिवस के अवसर पर परिप्रेक्ष्य में बेटियों को, भारत की बेटियों को, विश्व की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम तो यही संदेश देना चाह रहे हैं ये सच के दस्तक के माध्यम से कि मेरी बात पूरे यूपी में, पूरे वर्ल्ड में फैले कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है। और जब मेरी बेटियां शिक्षित होंगी तो वो दहेज के प्रति अपनी बात खड़ी कर सकेंगी कि मैं ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी जो मुझसे दहेज मांगे, मेरे माता पिता को परेशान करे। ऐसे लड़के के साथ मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मैं बेटियों से कहती हूँ कि पढ़ें लिखें, खूब अपने पे स्वावलंबी बन के आगे बढ़े। जो खूब पढ़ेंगी लिखेंगी कमाएंगी तो उनके ऊपर अपना एक अलग सा गर्व होगा उन्हें अपना, और अपना समाज में एक अच्छा संदेश देंगी, जिससे कि ये दहेज मांगने वालों के मुंह पे एक गहरा तमाचा होगा। हमारे जो डीएम है, एक तरह से समाज शिरोमणि डीएम है, उन्होंने आपकी पहल को और यह रत्न से सम्मानित किया है। इस पर आदरणीय डीएम सर को के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर भाई, डीएम सर ने तो औरैया वासियों का दिल बहुत जीत लिया, क्योंकि वो ऐसे समाज सेवी हैं। वो डीएम साहब कम है, हम लोगों के समाज सेवी से मतलब भाई बन गए हैं। और वृद्धा आश्रम में वो वृद्ध जनों के एक बेटे के रूप में भी है, जो हर मंगलवार को वहाँ जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और उन्होंने मेरे ग्रुप को जब खूब परखा, खूब देखा, कई नाम गए थे, लेकिन मेरे भाई साहब का नाम इतना ज्यादा पॉपुलर है हमारे औरैया में, क्योंकि हमारे ग्रुप का काम रुकता नहीं है। महीने में 3-4 प्रोग्राम हम लोगों के चलते ही रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों को वो खूब समझते हैं और खूब जानते हैं। इसलिए उन्होंने हम लोगों को औरैया रत्न से नवाजा। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप भी कहिए। जी मैडम जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो वर्तमान जिलाधिकारी महोदय माननीय सुनील कुमार जी वर्मा है, उन्होंने औरैया के इतिहास को पूरा पलट दिया है। इतने जुझारू, इतने कर्मठ जिलाधिकारी पहले कभी नहीं आए। उन्होंने जो कार्य औरैया में किए हैं, जो स्थापनाएं की हैं, चाहे वो देवकली का ट्रस्ट का हो, चाहे वो नुमाइश ग्राउंड का हो, प्रदर्शनी का हो, और भी अनूठे कार्य किए हैं, ये जीवन पर्यंत तक स्मरणीय रहेंगे। और हमारे डीएम साहब ने जो औरैया रत्न दिया है, तो उसमें तमाम हमारे साथियों ने आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की। वास्तविक रूप से धरातल पर काम करने वाले लोगों को उन्होंने चयन किया, चाहे वो विचित्र पहल हो या और कोई संस्था हो जिनको दिया है, तो उन्होंने पूरे पारदर्शिता के साथ में ये निर्णय लिया है और एक नई पहल शुरू की है। इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या कि जैसे किसी को औरैया रत्न मिला, इससे जो लोग रनर हैं उनको प्रेरणा मिली कि हम भी कुछ ऐसा बढ़िया काम करें कि आगे हमारा जो नाम इस पटल पर आए और मुझे भी माननीय जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाए। तो ये हमारे जो डीएम साहब सुनील कुमार वर्मा जी हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही लगनशील हैं। उन्होंने जो भी काम किया है, उनके जाने के बाद औरैया की पब्लिक हमेशा उनको याद करती रहेगी। आज इस समय में पूरे विश्व में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ये जो हिंसा हो रही है, तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपको क्या लगता है ये हिंसा नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये हिंसा तो बहुत लोगों की जान ले रही है। ये हिंसा किस रूप को पहुंच रही है बताइए आप हमें? ये हिंसा किसकी? लड़ तो रहे हैं 2 लोग, लेकिन मारी तो जा रही है सीधी सादी जनता, बच्चे, महिलाएं भागे भागे फिर रहे हैं इधर से उधर। ये क्या है? तो हमारा भारतवर्ष शांति की अपील करता है। बिल्कुल, हम अपने महोदय जी से, अपने नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं, अपने और भी भाइयों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा ये संदेश उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो ऐसा करें जिससे ये दोनों देश शांत हो जाएं और अपने अपने देश को संभालें और अपने अपने देश का विकास करें। मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध हो रहा है जो, ये बहुत ही चिंता का विषय है, जो नहीं होना चाहिए। वार्ता के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान होता है। इस युद्ध से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। आगे आने वाले समय में महंगाई भी हम लोग झेलेंगे और जनहानि भी हो रही है, बहुत नुकसान हो रहे हैं। ये किसका पैसा खर्च हो रहा है? ये जनता का ही पैसा खर्च हो रहा है। तो इस पर माननीय मोदी साहब से, हमारे जो प्रधानमंत्री जी को निवेदन हमारा है, संधि वार्ता से ही इस पर विराम लगाया जाए और आगे ऐसी गतिविधियां ना। एक हमारी सच की दस्तक की पहल चल रही है कि आधार कार्ड पर पिताजी का तो नाम अंकित होता है, लेकिन माता जी का नाम अभी तक दर्ज नहीं है। तो क्या ये नारी
जो सशक्तिकरण अभियान है, क्या ये पूर्ण माना जाएगा या ये अधूरा नहीं है भारत सरकार? ये अभियान अधूरा है। नारी को पूर्ण दर्जा देने के लिए आधार कार्ड में भी माँ का नाम अंकित होना बहुत जरूरी है। माँ का नाम अंकित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नारी के बिना तो देश ही नहीं है। और जब एक देश एक आधार हमारे मोदी जी करना चाह रहे हैं, तो उस आधार कार्ड में माँ का नाम होना बहुत जरूरी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, अपनी गलती अगर समझ में आ रही है तो अगर ये हो जाएगा तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा। सर, आपकी संस्था की और कौन कौन सी शाखाएं हैं और इस समाज सेवा में आपको सबसे बड़ी चुनौती कौन सी आती है? विचित्र पहल सेवा समिति की 3 शाखाएं हैं। एक तो विचित्र पहल सेवा समिति मेन बॉडी संगठन है, इसके साथ में महिला शाखा तुलसी, जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और उनके स्वावलंबी बनाने के लिए बराबर कार्य कर रही है, उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रही है महिला शाखा तुलसी। इसके बाद में तीसरी शाखा जुनू शाखा अनमोल है, तो इसमें 18 से 30 वर्ष तक के युवा इसमें काम कर रहे हैं। ये संगठन की जितनी भी शाखाएं हैं जनहित के कार्यों में समर्पित है। पूरे संगठन में कितने लोग होंगे सब मिला के? सब मिला के होंगे लगभग 400 लोग होंगे। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी आती है जब आप लोग सोशल वर्क करते हैं? चुनौती के लिए हम लोग सामना करते हैं, चुनौतियां कोई भी हो, चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो लोग घर पे सो के उठ नहीं पाते हैं और हम लोग यमुना तट पे वहां सफाई अभियान चलाते हैं, सबसे बड़ी चुनौती है। अखबारों में लोग पढ़ते हैं कि देखा यार ये लोग देखो कितना काम करते हैं। कभी जब लोग हमको मिलते थे रास्ते में, यार मुझे बताना मैं भी चलूंगा, तो मैंने उनको फोन भी किया, लेकिन उनका फोन पूरी घंटी गई। तो उन्होंने कहा यार फोन हटने पड़े। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम लोग 7 बजे, कई बार और भी लोग वहां गए, बोले कि हम लोग यहाँ शहर में मीटिंग बैठक करते हैं, 20 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं और आप लोगों के आह्वान पर 150 आदमी इकट्ठा हो जाता है जमुना तट पर सुबह 7 बजे। तो चुनौतियों का सामना हम लोग बराबर करते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हंस के सारी चुनौतियां स्वीकार करते हैं और सारी चुनौतियों का सामना करके बढ़िया से एक मिसाल पेश करते हैं। भारत सरकार के स्वच्छता अभियान में जो कुछ कमियां रह गई हैं, उसमें सबसे बड़ी कमी और आपका सबसे बड़ी आपकी कोई शिकायत हो या आप चाहते हो कि ये काम भी अगर ऐड हो जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरकार की मंशा है, यमुना और गंगा और भी नदियां हैं जो पावन नदियां हैं, तो इनकी स्वच्छता के लिए बहुत अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कि नाकाफी है। हमारे औरैया में यमुना नदी है, पावन नदी है, जो कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसमें कई गंदे नाले अनवरत गिर रहे हैं। मैंने डीएम साहब को भी बताया है और भी ऊपर भी हमने लिखा है, प्रचार और उसके पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ऊपर, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ है। मुख्य रूप से जो हमारी सरकार की मंशा है, गंगा यमुना स्वच्छ रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे, तो उसमें जो गंदे नाले गिर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। आज जो प्रदूषित हो रहा है पानी, उसमें जो है जलीय प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और जो लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं पर्वों पर, और आज ये पानी जो है यमुना जी का आचमन करने लायक भी नहीं है। तो इस गंदे नालों पर प्रभावी रोक लगाई जाए और इनके बचाव के लिए नियत स्थानों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए, जिससे पानी जो गंदा है वो फिल्टर होके यमुना जी में शुद्ध होके आए। और कुछ गंदे नाले भी गांव क्षेत्र में गिर रहे हैं, जो शौचालय के नाले हैं सीधे यमुना तट में गिर रहे हैं, तो उससे पानी पूरा प्रदूषित हो रहा, गंदा हो रहा है, पूरा गंदा हो रहा है। तो ये हमारी मांग सरकार से है कि इस पर प्रभावी रोक लगाए। आदरणीय आनंद जी, आप अपनी संस्था विचित्र पहल के माध्यम से हमारे पाठकों को, हमारे भारतवर्ष को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त मानवीयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी को संदेश ये देना चाहता हूँ कि लोग अपने निजी कामों के साथ साथ कुछ ऐसा समय जरूर निकालें जो जनहित के लिए हो। अपने लिए तो सभी लोग कमा रहे, खा रहे, जानवर भी अपना करता है, लेकिन हम जो कुछ दूसरों के लिए करेंगे वही समाज सेवा का रूप है, वही जनहित का रूप है। इस सेवा में कहीं कोई लालच, कहीं कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमने ये भी पता किया है जिले में कि आपने कोरोना के समय में
बड़े अद्भुत काम किए। तो एक दो काम आप कुछ बताना चाहेंगे? कोरोना का समय जो सबसे कठिन काल था, सबसे विभत्स समय था, सच की दस्तक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में काफी लोग दहशत में रहे। उस समय हमारे टीम के योद्धाओं ने बहुत कार्य किए, सराहनीय कार्य किए। जो प्रवासी मजदूर आ जा रहे थे उनके लिए नाश्ते पानी जलपान की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इसके साथ में पशु पक्षियों के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था, इसके साथ जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो डेली कमाने वाले हैं, उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था। इसके साथ जो मुख्य काम किया है वो वैक्सीनेशन शिविर हमारी संस्था द्वारा लगवाए गए पूर्वाल धर्मशाला में, जो 2 ग्रुपों में थे, जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए, उनके लिए लगवाए गए थे। इसके साथ में मास्कों की वितरण और सैनिटाइजर वितरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों हम लोगों ने किया है। तो कोरोना काल में ये हम लोगों ने काम किए। दोस्तों, समाज सेवा कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है और यह दोनों लोग एक साधक हैं। तो आप लोग भी एक कठिन साधक बनिए और करते रहिए समाज सेवा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय।